तो हुआ क्या कि जब ये इसकी डेथ हो जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ कैसे हुई पता चल गया कि घोड़े पे चौगान खेल रहा था, चौगान बोले तो हॉर्स पोलो, ठीक है, तो वहां घोड़े से गिर के इसकी मृत्यु हो जाती है ना। और अगर क्वेश्चन आया कि भारत के अंदर हॉर्स पोलो जो गेम है या जो चौगान है उसको कौन लेके आया, तो आंसर क्या दोगे, टर्किश, है ना। व्यक्ति का नाम नहीं पूछेंगे क्योंकि एक व्यक्ति कोई वहां से घोड़े लेके आएगा, यहाँ पे पोलो खेलेगा। एक देश ने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया के अंदर, तो किस देश ने इंडिया को ये गेम दी है, इट वॉज टर्किश। तो हॉर्स पोलो जो गेम है वो किसकी दी हुई है, टर्किश की दी हुई गेम है। क्लियर है। कौन सा वो दिल्ली सल्तनत में सुल्तान था जो घोड़े से गिर के मरा था, ऐबक। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। इन चीजों को आप लोग याद रखोगे। अच्छा, ऐबक के बाद ऐबक का बेटा जो होता है उसको सुल्तान बनाया जाता है, उसका नाम है आराम शाह, ठीक है ना। चलिए, अब जब ऐबक था, ऐबक बहुत ज्यादा रिलीजियस पर्सन था, ये बात तो क्लियर होगी आप लोगों को, है ना। रिलीजियस था तभी तो कुरान शाह जैसा उसके पास टाइटल था, है ना। रिलीजियस था इसलिए तो उसके पास पील बख्श जैसे टाइटल थे, है ना। तो ये तो बहुत ज्यादा रिलीजियस था। अब जो व्यक्ति रिलीजियस होगा वो अपने समाज के अंदर, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे आमिर और उलेमा जैसी उपाधियों पे लोगों को उसने रखा हुआ था, जिससे जो अरब देश के जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो खुश रहे। ये जो ऐबक था इसने बहुत सारे जो इस अरब के जो वो थे रिलीजियसली अच्छी कैच रखने वाले जो वहां के व्यक्ति थे, जो सीनियर वहां के रिलीजियसली लोग थे, उनको इसने अपने दरबार के अंदर एक बड़ी पोजीशन पर रखा हुआ था। यानी कि इसने इंडिया के अंदर जो दरबार बनाया था लाहौर के अंदर, वहां पे इसने दो पद स्टार्ट कर दिए थे, आमिर और उलेमा। ये पद हैं, आमिर और उलेमा जो है वो पद हैं, ठीक है ना। तो इनका क्या रहता है, जैसे आमिर जो है, आमिर जो होगा ये खलीफट, जो खलीफा होंगे, ये काइंड ऑफ उनका रिप्रेजेंटेटिव होंगे इंडिया के अंदर, जो इस रूलर को एडवाइस करेंगे धर्म के नाम पे, ठीक है ना। आमिर का काम क्या रहेगा कि खलीफट के जो भी लॉज और ऑर्डर्स हैं उसके बिहाफ पे समय समय पे जो सुल्तान जो होगा उसको एडवाइस करते रहना, ठीक है। और ये न्याय व्यवस्था देखते थे, उलेमा क्या देखते थे, जुडिशरी सिस्टम। ये न्याय व्यवस्था देखते थे कि इस्लाम के अंदर इसका क्या न्याय दिया गया, या इस्लाम के अंदर इन चीजों को किस तरीके से लिखा गया, या क्या इसके ऊपर फैसला लेना चाहिए, ठीक है ना। तो इन दोनों पदों को भारत में स्टार्ट करने वाला व्यक्ति कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। ऑफिशियली इसने स्टार्ट किया इन चीजों को। क्लियर है मेरी बात। तो अब होगा क्या, यहां से क्या कहानी स्टार्ट हो जाएगी कि जो भी बंदा जाएगा, मरेगा, मारा जाएगा, जो भी होगा, उसके बाद अगला सुल्तान कौन बनेगा यह फैसला करने का काम स्टार्ट कर दिया आमिर लोगों ने और उलेमास ने, ठीक है। अब चाहे वो आमिर हो चाहे वो उलेमा हो, वो चाहेगा यही कि जो भी अगला आमिर बने वो कुछ भी ना हो, वो बस हमारा पपेट हो, हमारा पपेट हो, यानी कि हमारा रट्टू तोता हो, जैसे जैसे हम बोले वैसे वैसे वो करे, ठीक है ना। अब इनके पास दो ऑप्शन थे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। आफ्टर द डेथ ऑफ ऐबक किसको बनाया जाए, ठीक है ना। ऑप्शन ए कहता था कि आराम शाह को बनाओ क्योंकि सन है। ऑप्शन बी कहता था इल्तुतमिश को बनाओ क्योंकि नीड है। नीड क्या थी कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या थी इस समय पे दिल्ली सल्तनत के लिए, एक तो अरब अटैक यानी कि सेंट्रल एशिया वाले अटैक, ठीक है, ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम थी, इंडियन रूलर्स, खोखर या गक्कर, ठीक है, ये जनरल प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किसको इनमें से बनाया जाए। अब यहाँ पे दो ग्रुप में बट गए थे आमिर और उलेमा, इनके जो सोच थे, इनके जो ख्यालात थे वो दो ग्रुप में बट गए। एक ग्रुप कहता है आराम शाह को बनाओ, एक कहता है इल्तुतमिश को बनाओ। आराम शाह वाले इसलिए इसको बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पपेट बने, पपेट बने यानी कि जैसा हम बोले वो वैसा काम करे, अपना दिमाग ना दौड़े, उसके हिसाब से आराम शाह एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है, ठीक है। एक कह रहे हैं भाड़ में जाए सारी की सारी बातें, अपने को वो बनाना चाहिए जो डिजर्विंग है। डिजर्विंग यानी कि जो इन सब चीजों को संभाल सके, तभी तो सरवाइव कर पाओगे। जब सरवाइव ही नहीं करोगे तो पपेट को लेके बैठ के करोगे क्या। तो सुल्तान तो कम से कम डिजर्विंग अपने पास होना चाहिए, सुल्तान के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। ये दो ग्रुप इनके चल रहे थे, आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा था। लेकिन जैसे ही मौका मिला, लाहौर के अंदर जितने भी आमिर और उलेमा बैठे थे, इन लोगों ने फटाफट से आराम शाह को अपना सुल्तान बना के डिक्लेयर कर दिया कि भैया सुल्तान है, ठीक है। और कमाल की बात यह थी कि आराम शाह जो था ये इस्लामिक दृष्टि से ही वॉज नॉट स्लेव, है ना। ये ऐबक का बेटा था, बात समझ रहे हो मेरी, ये उसका गुलाम नहीं था, इसको बेचा भी नहीं था।
ये था भी, ऐबक के पास सब कुछ था। तो कायदे कानून से देखा जाए तो सुल्तान का जो टाइटल मिलना चाहिए पहला इसको मिलना चाहिए एज पर द इस्लामिक लॉ। मिला नहीं एक अलग बात है, लेकिन होना यही चाहिए था, है ना, क्योंकि ये सुल्तान का बेटा है और कानूनी रूप से गुलाम जैसा किसी कोई भी शब्द इसके ऊपर लागू नहीं होता। ठीक है, लेकिन भाई का जैसा नाम वैसा काम, आराम शाह जैसा नाम वैसा काम, बिलीव इन आराम वाली पॉलिसी, है ना। जैसे कोई गया कि सुल्तान सुल्तान महल में आग लग गई, तो आराम शाह बोल देगा मुझे क्या। सुल्तान आपके महल में आग लगी है, फिर ये बोल देगा तो तुझे क्या, है ना। कुछ इसी तरीके का नेचर था आराम शाह का। इसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था कि समाज के अंदर क्या हो रहा है, और ऊपर से पपेट था, तो जल्दी से जल्दी इन लोगों ने जो ग्रुप था किसको बना दिया, आराम शाह को अपना सुल्तान बना दिया, ठीक है ना। लेकिन अभी भी एक ग्रुप ऐसा जो चाहता है ये बंदा सुल्तान बने, क्योंकि डिजर्विंग है और अभी डिजर्विंग की जरूरत है। अभी सुल्तान वो होना चाहिए जिसके अंदर दम हो, है ना। और रिश्ते में तो ये भी आ ही रहा है, ये उसका सन इन लॉ लग रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक का। इफ आराम शाह इज अ सन देन इल्तुतमिश इज अ सन इन लॉ, क्या फर्क पड़ता है, क्लियर है। लेकिन एनीवे बना कौन, आराम शाह। 1210 में इसको सुल्तान बनाया गया। दोनों के बीच में जनवरी 1211 में एक बैटल हुआ, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ जूद, ठीक है। 1211 में बैटल होता है। इस बैटल के अंदर आराम शाह को हराया गया है, वर्ड याद रखना, आराम शाह को हराया गया है, आराम शाह मरा नहीं है, ठीक है ना। आराम शाह हारा, यहां से भाग गया, ठीक है। और इस बैटल के बाद इल्तुतमिश बन गया दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, ठीक है। लेकिन एक समस्या अभी और भी है। तो बैटल ऑफ जूद होता है दोनों के बीच में, किस किस के बीच में, 1211 जनवरी में बैटल ऑफ जूद होता है इल्तुतमिश और आराम शाह बेटा और दामाद के बीच में, जिसके अंदर क्या होता है, बेटा हार जाता है, यहां से भाग जाता है और इल्तुतमिश को मिल जाती है दिल्ली सल्तनत की सत्ता, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह थी कि जो इल्तुतमिश था ये ऐबक का गुलाम था, गुलाम मतलब स्लेव। तो कहा यह जाएगा कि जैसा गौरी के लिए ऐबक था वैसे ही ऐबक के लिए इल्तुतमिश था। The way Gauri treated Qutbuddin Aibak was the same Aibak treated इल्तुतमिश। जैसा गौरी के लिए ऐबक वैसा ही ऐबक के लिए इल्तु। याद रखोगे ये वाली बात, यहां तक क्लियर, ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। क्योंकि देखो अब इल्तुतमिश स्टार्ट होने वाला है, तो इल्तुतमिश कौन था और कहां से आ रहा है ये अपने को पहले पता होना चाहिए। अब हुआ क्या, अब एक बार थोड़ा सा इल्तुतमिश की हिस्ट्री भी पढ़ लो। ओके, इल्तुतमिश जो था इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब खरीदा था तब इसकी एज थी 7 साल। 7 साल के बच्चों को वो खरीद के लेके आया था, ठीक है। खरीद के किससे लेके आया था, इसने टर्क यानी कि तुर्की में एक व्यक्ति था जमालुद्दीन, ठीक है ना। इसने टर्की के एक व्यापारी जमालुद्दीन से इल्तुतमिश को खरीदा था। इसने किसने, ऐबक ने, क्लियर है मेरी बात। और ऐबक ने जब इसको खरीदा तब उसने इल्तुतमिश से अपनी बेटी शाह तुर्कान की शादी भी कराई। ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, शाह तुर्कान, इसको याद रखना, क्योंकि जब रजिया पढ़ोगे तो ये नाम आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तब इसने शाह तुर्कान अपनी बेटी से इल्तुतमिश की शादी करा दी। शाह तुर्कान कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी, क्लियर है। और जब से जो इल्तुतमिश था वो इसके साथ रह रहा था और इसका बहुत ही ज्यादा एक क्लोजेस्ट पर्सन था। तो जो इतिहासकार मानते हैं वो मानते हैं कि ही वाज डिजर्विंग वन एंड ही वाज इवन क्लोजर देन हिज ओन सन, कि ये डिजर्व तो करता ही था, लेकिन साथ साथ इल्तुतमिश जो था वो उसके बेटे से ज्यादा कुतुबुद्दीन ऐबक के क्लोज था। तो इल्तुतमिश के बारे में डॉक्टर ईश्वरी दास कहते हैं, he was slave of slave, क्या कहते हैं कि वो दासों का दास था। ठीक है, ये स्टेटमेंट और इनके नाम मैं इसलिए लिखा रहा हूं इतिहासकारों के, कि जब आंसर राइटिंग में अपना जब भी इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है, कोई भी टॉपिक ऐसा आ जाए
तो हमेशा कोशिश करो कि उसके अंदर कुछ कोटेशन या कोई भी वो स्टेटमेंट वगैरह पुट अप कर सको, ठीक है ना। यही आपके आंसर को थोड़ा बेहतर बनाएगा। अदरवाइज इल्तुतमिश के ऊपर लिखने के लिए 10 लाख अगर बच्चे तैयारी करें 10 के 10 लाख लिख सकते हैं, लेकिन डिफरेंट कैसे बनोगे, इन कोटेशंस के साथ। क्लियर है यहाँ तक। एक और स्टेटमेंट है, ये एक हिस्टोरियन है लेन पुल, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हिस्टोरियन है लेन पुल, ठीक है ना। लेन पुल ने कहा था द वे गौरी treated Abac was the same as Abac treated Iltu। ठीक है, हिस्टोरियन लेनपुल क्या बोलते हैं कि जैसा गौरी के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक वैसा ही कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए इल्तुतमिश। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख लो, इतिहासकार हैं लेनपुल, जैसा गौरी के लिए जैसा गौरी के लिए ऐबक वैसा ही ऐबक के लिए इल्तु, है ना। ये इल्तुतमिश के बारे में बेसिक बातें हैं। तो इल्तुतमिश के बारे में दो तीन चीजें समझ में आ गई कि इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, गुलाम के साथ साथ उसका दामाद भी था, उसकी बेटी का नाम था शाह तुर्कान, जिससे इल्तुतमिश की शादी की जाती है, ठीक है ना। और इल्तुतमिश जो था वो ज्यादा योग्य था, लेकिन लाहौर के जो कुछ आमिर और उलेमाओं का जो ग्रुप था उन लोगों ने जल्दीबाजी में किसको सुल्तान बनाया, आराम शाह को, ठीक है ना। आराम शाह जैसा नाम वैसा काम, और आराम शाह को जूद के युद्ध में 1211 जनवरी के अंदर इल्तुतमिश ने हराया और इल्तुतमिश को 1211 में बनाया जाता है सुल्तान। क्लियर है यहां तक की बात, ठीक है। और सुल्तान बनने के बाद इल्तुतमिश जो था वो कामों में लग जाता है, कामों में लग जाता है यानी कि जो जो प्रॉब्लम्स थी उनको कैसे रिजॉल्व करना है उन सब कामों में लग जाता है। इसलिए इल्तुतमिश जो है इसको माना जाता है वास्तविक सुल्तान दिल्ली सल्तनत का। इल्तुतमिश is also considered as a actual founder of Delhi Sultanate. Although Qutbuddin Aibak was the first Sultan of Delhi Sultanate, but Iltutmish considered as a ट्रू फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। हालांकि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो संस्थापक था, उस दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, परंतु फिर भी इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि कई सारे कारण। उस क्योंकि के पीछे हमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखने हैं, है ना। ओके, अब सबसे पहले क्या समझोगे, प्रॉब्लम्स। ऐबक जब बना तो ऐबक के सामने क्या प्रॉब्लम थी, अब जब ये बन रहा है तो इसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम रहेंगी, है ना। ये उसके फिर उस प्रॉब्लम को कैसे कैसे समाधान किया उसके ऊपर बात करेंगे, है ना। तो प्रॉब्लम्स के अंदर सबसे पहले क्या क्या पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हो, बताओ जरा। प्रॉब्लम्स में क्या क्या पॉइंट डाल दोगे। नंबर 1, जी बताइए, क्या क्या प्रॉब्लम डाल सकते हो। ठीक है, पहली प्रॉब्लम ये हो जाएगी, अपोज फ्रॉम यलदौज एंड कुवाचा। ठीक है, क्योंकि यलदौज कुवाचा और ये साथ में जो अलीमुद्दीन और ये बख्तियार वगैरह थे, ये लोग ऐबक के नाम पे तो चलो जैसे तैसे मान गए कि साथ का था, कोई बात नहीं, डिजर्विंग था, बहुत सारे उसके पास सपोर्टर थे, सब कुछ था, लेकिन इल्तुतमिश के नाम पे कैसे मान जाए, है ना। तो जब ये इल्तुतमिश सुल्तान बनता है तो ये जो ग्रुप था ये वापस से नाराज हो जाता है, ठीक है, वापस से लोग फूफा बन जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा, प्रॉब्लम फ्रॉम आमिर्स एंड उलेमाज। आमिर और उलेमा का कौन सा ग्रुप, वो ग्रुप जो आराम शाह के सपोर्ट में था, वो कहीं ना कहीं इससे नाराज है। नाराज क्यों है, क्योंकि जब ये सुल्तान बनता है तो सुल्तान बनने के बाद ये उन लोगों को प्रायोरिटी देगा जो लोग सपोर्ट में थे इसके। तो एज कंपेयर टू ये जो आराम शाह को सपोर्ट कर रहे थे, उनको तो जल्दी मौका कुछ मिलने वाला है नहीं, मौका किसको मिलेगा, जो इसके सपोर्ट में थे, है ना। तो ये इसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दो प्रॉब्लम समझ में आ गई। तीसरा और क्या हो सकता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसके लिए, इस्लामिक लॉ। क्यों, क्योंकि इस्लामिक लॉ के अंदर ही वो स्लेव, सुल्तान कैसे बनेगा,
स्लेव है तो सुल्तान कैसे बनेगा, सोचने वाली बात है। क्लियर है यहां तक की बात। चौथा, इश्यूज इन बंगाल। बंगाल के अंदर बहुत सारी समस्याएं थी, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम्स इन कैप्चरिंग दिल्ली, बहुत बढ़िया, इसका मतलब प्रॉब्लम्स विद इंडियन रूलर्स, सीधी सी बात है ना। या यूं कहते हैं कि राजपूत रूलर्स, उस टाइम पे तो राजपूत ही हुआ करते थे। ठीक है, छे परफेक्ट है एकदम। राजपूतों की जो प्रॉब्लम थी वो थी, है ना। स्लेव था, वो हमने लिख दिया यहाँ पे इस्लामिक लॉ के अंदर, अमित। वो देखो लिख रखा है इस्लामिक लॉ, उसके लिए प्रॉब्लम थी कि इस्लामिक लॉ के अंदर क्या था, एक तो ये स्लेव है, ठीक है, और ऊपर से इंडिया के अंदर जो ये इस्लाम के जो उस समय के जो मतलब रैंक होल्डर्स थे, वो क्या थे, वो यूनाइटेड नहीं थे। यूनाइटेड नहीं थे, दो ग्रुप में बटे हुए थे, एक आराम शाह वाला ग्रुप और एक इसका इल्तुतमिश वाला ग्रुप, है ना। तो उनको भी एक साथ लेके आना था, ये भी एक प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम आप ये भी लिख सकते हो जो बहुत देर से चल रही है, ऑल्सो नोन एज खोखर या कक्कर, है ना। दिल्ली सल्तनत में ये समस्या, हाँ गुड, खोखर ट्राइब्स, बहुत बढ़िया गौरव, ठीक है ना। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर ये समस्या जो है वो चलती रहेगी। क्लियर है मेरी बात, ठीक है ना। और इल्तुतमिश के टाइम से आप देखोगे तो दिल्ली सल्तनत का मतलब क्या है, फ्रॉम द एरा ऑफ इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का मतलब क्या है, कौन सी टेरिटरी है जो दिल्ली सल्तनत में आप काउंट करोगे, ठीक है ना। देखो ये आ रहे हैं इस साइड से, ये आप मान लो गजनी शहर, ठीक है ना। यहां से ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया को। क्लियर है। तो यहां से लेके गजनी अफगानिस्तान वाला एरिया हो गया, आज का पाकिस्तान वाला एरिया हो गया, ठीक है। ये आपका इंडिया का पंजाब वाला हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया और बंगाल हो गया, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत ये है, फ्रॉम गजनी टिल बंगाल, गजनी से लेके बंगाल तक का जो क्षेत्र रहेगा वो दिल्ली सल्तनत है। समझे मेरी बात, ठीक है। और बहुत ही कम देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, बाद में जाके देखने को मिलेगा कि जो दिल्ली में जो सुल्तान बैठा होगा वो दक्षिण की तरफ जाने की शुरुआत करेगा। उससे पहले दिल्ली में जो बैठा होगा उसका कंट्रोल कहाँ रहेगा, यहां पे करो बंगाल तक और यहां पे करो अफगानिस्तान तक, ठीक है। यहां से इन दोनों चीजों को कंट्रोल किया जाएगा, इसलिए लोग दिल्ली में बैठना पसंद कर रहे थे। यहां पे बैठ के दोनों ही जगह को आराम से देखा जा सकता था, बंगाल को भी और आपके अफगानिस्तान को भी। क्लियर है मेरी बात यहां तक ना। तो इल्तुतमिश का पूरा नाम था शमशुद्दीन इल्तुतमिश, टॉपिक है आपका इल्तुतमिश, पूरा नाम है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। 1211 से लेके 1236 इसका टाइम पीरियड रहेगा सुल्तान बनने का, ठीक है ना। इस दौरान क्या क्या चीजें इसने करी हैं, क्या क्या चीजें थी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले इल्तुतमिश बिलोंग टू, आया वो क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको लिखा रहा हूँ, ये ज्यादा पुराना नहीं है, 2014 या 15 में ही आया था, ठीक है ना। ही बिलोंग टू इलबरी ट्राइब्स। ये इलबरी जनजाति से बिलोंग करता था, उस जनजाति का रहने वाला था, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन आया था कि दिल्ली सल्तनत में इलबरी ट्राइब से कनेक्टेड या रिलेटेड सुल्तान कौन था। तो इलबरी ट्राइब से रहने वाला सुल्तान पहला कौन था, इल्तुतमिश, नाम को याद रखना है, इलबरी जनजाति को भी आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है ना। इसकी प्रॉब्लम्स की मैंने आपको बात बता दी, ये इसके लिए समस्या रही होंगी, ठीक है ना। अब समाधान की बात करेंगे, समाधान के इसका ये हो गया, बेसिक हो गया, इसका नाम हो गया, ईयर हो गया और कौन सी जनजाति का था उसकी हमने बात कर ली, ठीक है। अब सॉल्यूशन की बात करेंगे। इसने एक ऐसा काम किया जो सबसे स्ट्रांगली इसको कंसिडर किया जाता है, इसने शानदार एक काम किया सभी चीजों को मैनेज करने में। वो क्या काम किया, ही कंस्ट्रक्टेड अ ग्रुप नोन एज तुर्कन ए चहलगिनी, तुर्कन ए चहलगिनी, ठीक है ना। इट मीन्स ग्रुप ऑफ 40, सरदार मीन्स टर्की सरदार, सरदार मीन्स लीडर, सरदार मीन्स डजंट मीन दैट सिख, यहाँ सरदार का मतलब है लीडर, ठीक है ना। तो जो
टर्किश जो 40 सीनियर व्यक्ति थे, सीनियर व्यक्ति मतलब जो तुर्क के जो भी रिलीजियसली मैटर को बहुत ज्यादा, आमिर और उलेमा जो थे उसके अंदर, जो रिलीजियसली खलीफा के साथ और बाकी अन्य चीजों के साथ अपने आप को जोड़ के रखते थे, वो वाला जो ग्रुप था, उस ग्रुप के जो 40 सीनियर लोग थे, क्योंकि तो ग्रुप तो दो हिस्सों में बट गया था, और जो मुस्लिम्स थे जो इस्लामिक कल्चर को इंडिया में फॉलो कर रहे थे, उनका डिवीजन यहाँ देखने को मिल रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये क्या करता है कि ये एक टीम बनाता है जिसका नाम है तुर्कन चहलगिनी, और तुर्कन चहलगिनी के अंदर टर्की के 40 टॉप के रिलीजियस लीडर को रखा जाता है, जिससे बैलेंस की जा सके सारी की सारी चीजें। और बैलेंस इसलिए करना चाहता है क्योंकि स्लेव है, इसे उन जंजीरों को तोड़ के आगे बढ़ना है ना, इसको सुल्तान बनना है, और उसमें ये कामयाब भी हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो ये तुर्कन चहलगिनी बनाता है। तुर्कन चहलगिनी क्यों बनाता है? ताकि इसको रिलीजियसली वो सपोर्ट मिल सके जो इसको चाहिए अपने आप को सुल्तान बनाने के लिए। कई बार क्वेश्चन ये आता है आपका, तुर्कन चहलगिनी किसने बनाया? याद रखोगे, ये बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? क्या नाम था? इल्तुतमिश, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ 40 पीपल, यानी कि चालीसा दल, इसको हिंदी में बोलते हैं चालीसा दल। चालीसा दल की स्थापना किसने की? इल्तुतमिश। इस चालीसा दल के अंदर किस देश के लीडर्स को रखा गया था? तुर्की, सारे के सारे। क्लियर है? ठीक है ना। फिर बाय द ईयर ऑफ 1231 ही फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम a word slave by caliphate। ठीक है ना। इसके फेवर में इसने सब चीजों को रखा, बड़े बड़े गिफ्ट दिए गए आमिरों को, उलेमास को, खलीफा के पास तक बहुत सारे गिफ्ट पहुंचाए गए, सारे के सारे अच्छे काम किए गए। ठीक है। और 1231 में फाइनली जो इल्तुतमिश था, इसको गुलाम शब्द से आजादी मिली, और 1231 में आप कह सकते हो कि इल्तुतमिश जो था वो आधिकारिक रूप से दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बन जाता है। इससे पहले सुल्तान कोई नहीं बन पा रहा था। क्लियर है मेरी बात? क्योंकि सबके सब जो थे वो स्लेव थे। क्लियर है? यहां तक याद रखोगे। और बंदा अगर कोई सुल्तान बनेगा तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करेगा? सबसे पहले अपने कॉइन स्टार्ट करेगा। ठीक है ना। अपने नाम के वो कुछ टाइटल्स वगैरह लेगा। क्लियर है मेरी बात? कॉइन स्टार्ट करेगा, टाइटल्स लेगा, जगह का, चीजों का, और अलग अलग जो मॉन्यूमेंट्स रहेंगे उनका निर्माण वगैरह कराएगा, ये सारे के सारे काम करेगा, है ना। तो ये चीजें अपने को याद रखनी है बेसिकली। ठीक है ना। तो कॉइन इसका बहुत इंपॉर्टेंट, और ये कई बार मतलब आपको ऑप्शन में या आपको वहां पे देखने को मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, इसने चांदी का टका, सिल्वर टका, ठीक है, इसने दो कॉइन स्टार्ट किए थे, एक तो सिल्वर का टका, चांदी का टका, और एक जीतल कॉइन, जीतल कॉइन, जीतल का सिक्का। ठीक है। ये दो कॉइन स्टार्ट करने वाला कौन सा सुल्तान था? चांदी का टका और जीतल का कॉइन स्टार्ट करने वाला कौन था? इट वाज इल्तुतमिश। ठीक है। क्लियर है यहां तक की बात? एक चीज मैंने थोड़ी सी यहां पे गलत कर दी है, ये 1231 नहीं है। ठीक है ना। कहां से हटेगा? हाँ, ये 1229 है। ठीक है। 1229 में इसने अपने आप को फ्री करवा लिया था, 1231 नहीं था, सॉरी। ठीक है ना। ठीक है। ये तो मैंने आपको एक चीज बताई है, सिर्फ एक चीज तुर्कन चहलगिनी के बारे में, कि इस एक चीज से इसने चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करी, और काफी हद तक इसने चीजों को बैलेंस भी कर लिया है। ठीक है ना। अब उसके बाद दूसरी चीज क्या है? अब जब ये 1229 में सुल्तान बन जाता, तो सुल्तान बनने की पहचान, भाई तुम्हारा सुल्तान है, पता कैसे चलेगा? जब तक भाई के नाम के सिक्के नहीं चलेंगे तब तक कोई मानेगा नहीं सुल्तान है ना। तो क्या करता है? अपने नाम के सिक्के चलवाता है। सिक्के इसके दो होते हैं, कौन से? एक सिल्वर का टका, दूसरा जीतल का सिक्का। दोनों चीजें याद रखोगे। तीसरे पॉइंट पे आ जाओ, जो इसका तीसरा पॉइंट है। ठीक है। तुर्कन चहलगिनी हो गया, दूसरा पॉइंट ये आपका आ गया, सुल्तान बन गया। ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका ये आ गया, इसके सिक्के, कॉइन स्टार्ट हो गए। अब चौथा जो पॉइंट है इसका, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, ही स्टार्टेड इक्ता सिस्टम। ये मान लो यूपीएससी का फेवरेट है, इक्ता व्यवस्था के ऊपर क्वेश्चन पूछना, है ना। यदि यूपीएससी दिल्ली सल्तनत में से कोई क्वेश्चन निकालती है, तो वो ज्यादातर जो एस्पिरेंट्स है उसको इक्ता सिस्टम के ऊपर घुमा देती है। कौन लेके आया, किसने इंट्रोड्यूस किया, आगे चल के इसको कौन बंद करेगा, ऐसे बला 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 करके बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर यूपीएससी जो है वो पूछने की हिम्मत रखती है, क्योंकि इस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं।
और ये ज्यादातर जो देखा है, आप अगर उठा के देखोगे ना, मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ एक मैं 26 या 25 ईयर्स के कुछ पीडीएफ पड़ी है मेरे पास, मैं शेयर करता हूँ आज, है ना। तो उसको जब आप लोग देखोगे तो उसमें ना आपको अगर दिल्ली सल्तनत के आसपास क्वेश्चन है तो एकता सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन होगा या कहीं ना कहीं क्वेश्चन कुछ भी होगा, ये ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, है ना। समझ लो एकता सिस्टम है क्या। एकता सिस्टम हो या चालीसा दल वाली सिस्टम हो, वो जैसी प्रॉब्लम वैसा समाधान, है ना। अब एकता के लिए क्या समझ, एक तो प्रॉब्लम वो थी कि भैया चालीसा इसलिए बनाया गया क्योंकि जो टर्किश सरदार थे वो मेरे से नाराज हो रखे थे, उनको मैनेज करना था, मैंने बना दिया। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है कि उसमें 40 लोग रखने थे, 41वां फूफा बन गया मेरा। अब 41वां नाराज होके बैठ रहा है, 42वां नाराज होके बैठ रहा है, अब इन्हें कैसे करें हम लोग कंट्रोल में, है ना। तब इसने क्या स्टार्ट किया, इसने एक एकता सिस्टम स्टार्ट किया, है ना। एकता सिस्टम के अंदर जिस दिन सुल्तान को लग जाएगा कि मिस्टर ए मेरा वफादार है, वफादार को क्या बोलते हैं, लॉयल है, ठीक है ना। जिस दिन मिस्टर ए अपनी लॉयल्टी सुल्तान के लिए प्रूफ कर देगा, उस दिन मिस्टर ए को सुल्तान एक टेरिटरी दे देगा। टेरिटरी का मतलब हो गया एक एरिया। एरिया जैसे मान लो एक फील्ड, एक खेत दे दिया, खेत का नाम है मिस्टर बी, खेत है इसका, इसको बी बोल लो, ठीक है ना। तो जिस दिन मिस्टर ए अपनी लॉयल्टी प्रूफ कर देगा सुल्तान के लिए, उस दिन सुल्तान इसको एक खेत, एक एरिया, एक गांव, ठीक है, एक गांव या गांव से बड़ा जो भी होता है, जिला होता है या नगर होता है, वो दे देगा, ठीक है। लेकिन कब देगा, जब ये लॉयल्टी को प्रूफ करेगा, और उससे आने वाला सारा का सारा जो टैक्स है वो मिस्टर ए का, है ना। क्लियर है मेरी बात। तो यहां पे होड़ लग गई पूरी सोसाइटी के अंदर, पूरे आर्मी के अंदर, उसके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, हर जगह जितने भी थे, जो वो इसके नाराज भी बैठे हुए थे ना, सब इसी बात पर लगे कि यार सुल्तान को खुश करो, अगर हमने सुल्तान के प्रति अपनी लॉयल्टी प्रूफ कर दी तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एकता मिल जाएगा। एकता किसको बोलते हैं, जब लॉयल्टी प्रूफ करने के बाद जो एरिया मिलता है, वहां से जो भी आमदनी, जो भी इनकम हो रही है वो तुम रखो, सुल्तान को उससे 1 रुपए का भी कोई लेना देना नहीं है। तो इस चक्कर में सारे के सारे जो लोग थे वो पागलों की तरह अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने में लगे कि सर हम आपके लिए लॉयल हैं, ये इतना नहीं है जितना हम है, आप जो बोलोगे हम आपके लिए वो करके दिखा सकते हैं। उम्मीद है यहां तक की बात मेरी समझ गए होगे आप। तो हम लोग बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत के अंदर जो पहली डायनेस्टी है उसका नाम है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी बोले तो गुलाम वंश, इसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। गुलाम वंश के अंदर जो मेन मेन लीडर हैं वो कौन है, नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद हमने किसका नाम पढ़ा था, आराम शाह। तीसरा हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इल्तुतमिश। इसके बाद बात होगी रजिया, और रजिया के बाद बात होगी आखिरी बलबन की, ठीक है। तो गुलाम वंश के अंदर कुल मिला के ये 5 लीडर हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, 5 भी नहीं, मेजरली 4 हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन, क्योंकि पढ़ेंगे हम लोग वो जिनके टाइम पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुए हों, कुछ नई चीजें आई हों, उसने कुछ ऐसा नया काम किया हो जो यूपीएससी की नजर में आने वाला हो। अब जैसे आप पढ़ोगे अगर आराम शाह को, तो आराम शाह वाले में पढ़ने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, आराम शाह में आप क्या पढ़ोगे, मतलब कुछ हो तो पढ़ा जाए ना। अब आराम शाह के लिए एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि आराम शाह का इल्तुतमिश के साथ एक बैटल हुआ था, बैटल कौन सा था, जूद का बैटल था, जनवरी में हुआ था, उसमें हार गया था, और उसके बाद इल्तुतमिश जो था उसने अपनी जो रूलिंग थी वो स्टार्ट कर दी थी, ठीक है ना। और जो हम लोग जब कोई भी रूलर पढ़ते हैं, सभी हमारा इल्तु चल रहा है, ठीक है ना। इल्तुतमिश का मैंने एरा लिख दिया था 1211 से लेके 1236, ये इल्तुतमिश का एरा था। शमशुद्दीन इल्तुतमिश इसका पूरा नाम था, शमशुद्दीन इल्तुतमिश इसका पूरा नाम था। 1211 से 1236 तक का इसका एरा था, ठीक है। तो ये चीजें थी इसकी। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थे, पॉइंट नंबर 1, पहला सबसे इंपॉर्टेंट कि इसने आराम शाह को हराया। कब हराया, 1211 में, कौन से बैटल में, जूद के बैटल में, ठीक है। दूसरा इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि जो आमिर थे और जो उलेमा थे उनको एक साथ रखने के लिए, अपने फेवर में रखने के लिए इसने क्या बनाया, तुर्कन ए चहलगनी, तुर्कन ए
चहलगनी, ठीक है। तुर्क ने चहलगनी क्या था, एक चालीसा था जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दल चालीसा। हिंदी में बोलते हैं इसको दल चालीसा, ठीक है। 40 के अंदर तुर्क सरदार हुआ करते थे। तीसरा इसके अंदर हमने क्या इंपोर्टेंट पढ़ा था, सबसे इंपोर्टेंट एकता सिस्टम, एकता व्यवस्था। एकता व्यवस्था किस चीज के लिए थी, वफादारी के लिए या लॉयल्टी के लिए, कि लोगों को अपने फेवर में रखना, लॉयल रखना, उसके लिए इसने एकता सिस्टम को स्टार्ट किया था। क्लियर है यहाँ तक की बात, ये चीजें इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ ली थी, ठीक है ना। अब एक दो चीजें इंपोर्टेंट थी इसके बारे में, जैसे मैंने बोला था प्रॉब्लम्स क्या क्या रहेंगी इसके लाइफ में, जब ये सुल्तान बन जाएगा तो इसके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या क्या रहेंगी। पहले तो प्रॉब्लम वही थी इस्लाम वाली, है ना। पहली प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे अगर हम लोग प्रॉब्लम्स को समझेंगे, समस्याओं को समझेंगे, तो सबसे पहले क्या आएगी, इस्लाम। इस्लाम के अंदर क्या प्रॉब्लम थी कि ये अभी भी स्लेव था। इस प्रॉब्लम को इसने कैसे सॉल्व किया कि इसने 1229 में अपने आप को खलीफा से, खलीफा यानी कैलिफट, खलीफा से उसको कुछ गिफ्ट वगैरह देके अपने आप को स्लेव वर्ड से इसने मुक्त कराया, ठीक है ना। ओके, दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, दूसरी प्रॉब्लम थी अदर कमांडर्स। अदर कमांडर्स, ठीक है ना। अदर कमांडर्स में क्या क्या, दो तीन नाम इंपोर्टेंट थे, यलदौज, यलदौज के बाद कुबाचा, अलीमुद्दीन, यही बचे थे, और एक बख्तियार खिलजी। अब बख्तियार खिलजी का क्या था, बख्तियार खिलजी जो था वो बंगाल में सूबेदार बना हुआ था सल्तनत का, ठीक है। उसने इधर इंटरफेयर करना छोड़ दिया दिल्ली की तरफ, ठीक है। वो कह रहा है जो भी आपके ऑर्डर्स होंगे मुझे तो आप फाइनल अपने ऑर्डर भेज देना, उसमें से क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते और कैसे करेंगे, ये फैसला मैं बंगाल में कर लूंगा, ठीक है ना। बख्तियार खिलजी का जो था वो बंगाल के अंदर वो बैठेगा, ठीक है ना। और कुछ समय के बाद क्या हुआ कि बख्तियार खिलजी की वहां पे मौत हो जाती है, और जैसे ही बख्तियार खिलजी की मौत होती है तो इसके लिए एक नई प्रॉब्लम बन के आ जाती है। वो प्रॉब्लम क्या थी, पॉलिटिक्स इन बंगाल। बख्तियार खिलजी के मरते के साथ ही बंगाल के ऊपर जो इनका छोटा मोटा कंट्रोल था पूरा का पूरा कंट्रोल भी इनका खत्म हो जाता है, ठीक है ना। ये इसकी प्रॉब्लम थी, तो ये वाली प्रॉब्लम मैंने बता दी कैसे सॉल्व करी है, ठीक है। एक प्रॉब्लम और थी क्या, टर्की सरदार जो वहां के लीडर्स थे, टर्की लीडर्स, लीडर्स यानी कि आमिर एंड उलेमा, ठीक है। ये इसकी एक प्रॉब्लम थी कि वहां के लीडर्स को कैसे सेटिस्फाई करना है या उनको कैसे मिलकर उनके साथ काम करना है, ठीक है ना। तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इसको हम लोग हटा देते हैं। अदर कमांडर की बात करेंगे, अदर कमांडर में है यलदौज कुबाचा अलीमुद्दीन, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि यलदौज जैसे ही इल्तुतमिश सरदार बना, इल्तुतमिश सुल्तान बना, जैसे ही इल्तुतमिश सुल्तान बनता है वैसे ही यलदौज गजनी में पुनः एक बार अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। क्या करता है गजनी में अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर देता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो यलदौज था ये जैसे तैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की बातों को तो मान जाता है कि चलो ठीक है, ऐबक ने एक बार बचा भी लिया, ख्वारिज्म वालों से बचा लिया, ठीक है ना, ये सारी चीजें उसके साथ सेटल हो जाती हैं। लेकिन कहता मैं इल्तुतमिश की बातें नहीं मानने वाला, ठीक है। अब इल्तुतमिश जो है वो जब देख लेता है कि गजनी के अंदर इसने अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर किया, इल्तुतमिश इमीडिएट क्या करता है, अपनी कैपिटल शिफ्ट कर देता है, अपनी कैपिटल शिफ्ट कर देता है। और कहां से कहां ले गया जाता है, फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, ठीक है ना। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान कौन था, दिल्ली सल्तनत में दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश, ठीक है ना। इससे पहले दिल्ली राजधानी नहीं थी, राजधानी क्या था इनका, दैट वाज लाहौर। क्लियर है यहां तक की बात, ओके। और जब ये दिल्ली में शिफ्ट होता है इल्तुतमिश, तो ये कहीं ना कहीं ये इसका दिल्ली में शिफ्ट होना इस बात को एडमिट करता है कि इसने यलदौज की जो आधिकारिकता या जो उसका पावर है उसको स्वीकार कर लिया। चलो ठीक है जी, यलदौज अगर कह रहा है तो हम इसकी बात को मान लेते हैं। ये एक साइन था उस चीज के लिए
कि यल्दौज अपने आप को डिक्लेयर भी करता है सुल्तान, ठीक है ना, और सुल्तान डिक्लेयर करने के बाद गजनी में वहां से ये जो इल्तुतमिश होता है वो अपने आप को शिफ्ट कर लेता है। क्लियर है यहां तक की बात। अब जैसे ही यहाँ पे यल्दौज एक तरह से सुल्तान बन गया, वैसे ही मुल्तान के पास कुबाचा खुद को सुल्तान डिक्लेयर कर देता है। क्लियर है, ओके। उसके बाद समवेयर इन गुजरात अलीमुद्दीन खुद को सुल्तान डिक्लेयर कर देता है। कुल मिला के यह है सल्तनत एक है, सुल्तान चार हैं। दिल्ली के अंदर कौन बैठा है? इल्तुतमिश। गजनी में कौन बैठा है? यल्दौज। मुल्तान में कौन बैठा है? मुल्तान में कौन बैठा है, नाम बताओ? कुबाचा। और गुजरात में कौन बैठा है? अलीमुद्दीन। क्लियर है। और ये जो इसका स्टेप था इल्तुतमिश का लाहौर से दिल्ली आने का, ये कहीं ना कहीं इस चीज को लेके तो ठीक साबित हुआ कि चलो भैया यहाँ बैठ के अपना एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करेंगे, लेकिन एक तरीके से थोड़ा सा ये बैक भी हो जाता है उसका डिसीजन, क्योंकि जैसे ही वो लाहौर छोड़ के आता है तो लाहौर के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहां पे सभी जो पुराने जो स्लेव्स या कमांडर होते हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है ना। ऑल राइट। अब ये इसको सॉल्व कैसे करता है कि ये एक दिन इल्तुतमिश एक दिन अपनी आर्मी के साथ मिलने जाता है यल्दौज से, मिलने सर मिलने आ रहे हैं और बैठ के बात कर लेते हैं। बात क्या करनी है कि अभी पहले जो खतरा था वो किसका खतरा था पहले? अभी तो छोड़ो, पहले जो खतरा था वो किसका था? वो था ख्वारिज्म के शाह लोगों का। जी गुड आफ्टरनून सचिन, है ना। पहले खतरा किसका था? ख्वारिज्म के शाह लोगों का। क्लियर है मेरी बात। और अभी जो खतरा है, अभी वहां पे उस साइड से जो खतरा आ रहा है अरब साइड से, ठीक है ना, वो एक बड़ा खतरा आ रहा था जिसको आप लोग बोलते हो मंगोल। अब जो मंगोल हैं वो अब नीचे उतर के इंडिया की तरफ या अरब की तरफ जाने लगे हैं, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ा खतरा था जो स्टार्ट होता जा रहा था। तो उसने यही वाली बात समझाने के लिए यल्दौज के पास गया कि चलो ठीक है, आप सुल्तान हो, हमें आपसे कोई वो नहीं है, आप बैठ के यहाँ पे काम करते रहो, लेकिन जब भी कोई आपके ऊपर अटैक करे या कोई भी ऐसी बात हो जाए तो आप प्लीज हमारे साथ मिलकर काम करना, क्योंकि अगर अफगानिस्तान या गजनी अगर सेफ होगा तो ही बाकी हिंदुस्तान सेफ हो पाएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये प्यार से बात करने गया था। गजनी को इसको लगा यल्दौज को चलो प्यार से बात करेगा, कोई बात नहीं, बात कर लेंगे, ठीक है ना। अब बातों बातों में एक दिन वहां पे रुका, रात के टाइम पे सब जब सोर थे, ये उठ के जाता है और यल्दौज की हत्या कर देता है। क्लियर है। इसका जो मेन पर्पस था वो यल्दौज को मारना था, उसके साथ कोई संधि करना नहीं था, ठीक है ना। तो ये क्या करता है इल्तुतमिश? यल्दौज की हत्या कर देता है। और जैसे ही यल्दौज की हत्या होती है, ये जो कुबाचा और अलीमुद्दीन होते हैं ये इसी के चक्कर में उछल रहे थे कि जब यल्दौज बन गया तो हम भी बन सकते हैं, है ना। तो जैसे ही इनकी हत्या होती है यल्दौज की, वैसे ही जो कुबाचा है वो सरेंडर कर देता है। कुबाचा क्या करता है? सरेंडर कर देता है। अलीमुद्दीन भी क्या करता है? सरेंडर कर देता है। जी ठीक है, आपका एरिया, मुल्तान आपका, गुजरात आपका, आप जैसे चलाना चाहो आप वैसे चलाओ, हमारी तरफ से कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इल्तुतमिश नहीं मानता, उसको पता है आज नहीं करोगे तो कल करोगे, तुम लोग प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ क्रिएट करोगे, ये तो कंफर्म है। क्लियर है मेरी बात। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इल्तुतमिश है ये इस बात को मानता नहीं, और इसके चक्कर में क्या करता है, इसके चक्कर में क्या करता है कि ये कुबाचा पे अटैक करता है, कुबाचा के बाद अलीमुद्दीन पे अटैक करता है, कुबाचा सरेंडर कर देता है, फिर भी बेचारे को भागना पड़ता है, नदी में गिर के इसकी मौत हो जाती है, और इसी तरीके से कहीं गायब हो जाता है आपका अलीमुद्दीन, ठीक है ना। तो ये जो अदर कमांडर्स की प्रॉब्लम थी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। अब जंगल में एक ही शेर बचा हुआ है जिसका नाम है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। यहां तक की बात क्लियर है तो एक बार थम्स अप करो, उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी है ना। ये प्रॉब्लम थी और इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया उस पर हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन यहाँ पे इंडियन रूलर्स और खोखर वाली जो प्रॉब्लम थी वो एज इट इज बनी हुई थी, ठीक है ना। इन दोनों को किसी हद तक कंट्रोल करने के लिए उसने अपनी कैपिटल यहाँ से शिफ्ट की थी दिल्ली, लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ था इन लोगों को कंट्रोल करने में, ठीक है ना। ऑल राइट। तो ये तो इसके बारे में बेसिक बेसिक बातें हम लोगों ने पढ़ ली थी, ठीक है ना। अब एक चीज इसने और यहाँ पे समस्या का समाधान किया था, तुर्कन चहलगनी तो लिख लिया था, एक चीज यहाँ पे और था, आप 7वां पॉइंट भी लिख सकते हो, इक्ता सिस्टम। कल बताया था मैंने, इक्ता व्यवस्था, है ना। और इक्ता व्यवस्था के अंदर क्या था कि कोई भी जो अपनी लॉयल्टी प्रूफ कर देगा सुल्तान के प्रति, सुल्तान उसको एक जगह दे देगा, एक एरिया दे देगा, गांव या कोई जिला या तहसील वगैरह दे देगा, और वहां की सारी इनकम, वहां का सारा सिस्टम वो उस व्यक्ति का।
ठीक है, और वो पूरा पूरा पैसा वहां का अपने पास रख सकता है, उससे सुल्तान कोई भी टैक्स नहीं लेगा। तो जितने भी आमिर उलेमा या जो भी टर्की या जो भी इसके खास लोग थे, वो अपनी वफादारी इसको प्रूफ करने में लगे रहे। ठीक है ना, ये था आपका इल्तुतमिश। ठीक है।